तो आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उस चैप्टर में जैसे आपको पहले सिखाया गया कि वर्क क्या होता है, फिर एनर्जी के बारे में और फिर पावर के बारे में सिखाया गया, और वो सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ वो पहले एनर्जी के बारे में सिखा रहा हूँ, एनर्जी के बाद मैं वर्क सिखाने जा रहा हूँ। तो वो भी गलत है नहीं, बट ये अलग नज़र से मैं देख रहा हूँ कि वो जो चैप्टर है वो अलग नज़र से कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का नाम हम सबने सुना रखा होता है, ठीक है। हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि एनर्जी क्या है। वर्क के बारे में भी हम लोग को आइडिया होता है, बट जो मैथमेटिकल वर्क होता है, जो फिजिकल वर्क होता है, उसके बारे में अपने को ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम सीख लेते हैं एनर्जी होती क्या है। हम फोर्स सीखे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने पूरा जो चैप्टर देखा था लॉ ऑफ मोशन, उसमें फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से हमको समझ आ गया। तो हम फोर्स सीखे, किसी भी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं, मानो कि कार है, कार पे फोर्स लगा रहे हैं, कार अपन को ट्रैवल करने के लिए खुद को फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो उसको फोर्स लगाने के लिए कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो फोर्स लगाने के लिए कहीं भी जाओ आप, कहीं भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगाने के लिए एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी हम कुछ शब्द में कह सकते हैं कि एनर्जी क्या हो सकती है। तो एनर्जी हो सकती है स्ट्रेंथ टू अप्लाई फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उसको कह सकते हैं, जो पावर चाहिए उसको हम बोल सकते हैं एनर्जी। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो एक बॉक्स हो, बॉक्स को धकेलना हो, बॉक्स पे फोर्स लगाना हो, या फिर बॉक्स को खींचना हो, या फिर कोई भी दूसरा काम है, वेट लिफ्ट करना हो, तो भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी के बहुत सारे टाइप है, इस चैप्टर में पर्टिकुलर इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप देखेंगे। उससे पहले हम दो टाइप की एनर्जी देख लेते हैं। एक आती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? देखो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने धक्का दिया, हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। रेस्ट में है तो कोई हमको दिक्कत है नहीं, बट अगर वो ट्रैवल कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो क्या है, उसके पास थोड़ी सी ट्रैवलिंग एनर्जी है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यानी उसके पास कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो उसके पास कुछ एनर्जी है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर मोशन में है वो ऑब्जेक्ट, तो हम उसको ये कहेंगे कि उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv²। कितनी होती है? 1/2 mv², वेर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मानो कि अर्थ का ही ले ले, अर्थ अगर हमारी सन के आसपास रोटेट करिए तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है, जिसके हिसाब से वो आसपास क्या चक्कर लगा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के आसपास क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है? उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। हम मूव कर रहे हैं अर्थ पे, अर्थ के अंदर, तो हमारे पास भी क्या हो गया? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। फिर हमने रॉकेट भेजा स्पेस में, तो रॉकेट के पास भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी और अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ होगा, स्टेडी होगा, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू 0 यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। उसका मास खुद एक एनर्जी है, हमको पता है mc² से आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है उससे हमको पता चलता है कि उसका मास जो है वो खुद एनर्जी है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो मूव कर पा रहा है, ठीक है। और उसके पास अगर केमिकल है, जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल के पास क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है, जिसको बर्न करके हम वो एक एनर्जी गेन करते हैं। फिर अगर मान लो बैटरी है, तो बैटरी के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, तो क्या हमको पता चलेगा कि उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू होती है 1/2 mv², ठीक है। अब आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को कोई खींच रहा है, थ्रेड से मान लो, स्प्रिंग से मान लो, या फिर कोई मैग्नेटिक फोर्स से, किसी ना किसी चीज से यहाँ पे कोई खींच रहा है, ठीक है। कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है कि ये जो चीज है ये पर्टिकुलर पॉइंट को खींच रहा है अपनी तरफ। यानी ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, बॉडी रखी है,
उसको एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये क्या है, कंटिन्यूअस फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंटिन्यूअस फोर्स। हम उसको पोटेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये रुक नहीं रहा है, खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, ऐसे रुक नहीं रहा है। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये कंटिन्यूअस फोर्स है उसके ऑपोजिट में एक दूसरा फोर्स लगाता हूँ। ये कंटिन्यूअस फोर्स के ऑपोजिट में एक दूसरा फोर्स लगाता हूँ, तो इसको खींच के मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस पे फोर्स लगाया, यानी मेरी एनर्जी खर्च हुई, मैं खींच के इसको कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक है। पहले वो यहाँ पे था, मैंने उसको ऑपोजिट में वर्क किया, मतलब उसको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, मैं इसको खींच के यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको ऐसे छोड़ दूंगा, वो क्या चल जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ की बजाय पे यहाँ पे आने की ट्राई करेगा, एकदम यहाँ पे एकदम नजदीक आने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये खींच रहा है। और मैं जैसे इसको छोड़ दूंगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इसको जो कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट मैंने कुछ काम किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ एनर्जी दी। तो मैंने जो एनर्जी दी यहाँ पे लाने के लिए, वो यहाँ पे स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो जो स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन से फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के जो एक कंटिन्यूअस कोई भी चीज पे कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा था, उसके ऑपोजिट मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके क्या कर रहा हूँ, ऑपोजिट वर्क कर रहा हूँ। और वो वर्क ही क्या हो जाता है, वो जो उसके ऑपोजिट मैंने फोर्स लगाया, वो फोर्स ही क्या होता है, मेरी एनर्जी, मेरी बायोलॉजिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, जैसे ही इस यहाँ पे जो पॉइंट है उसको छोड़ दूंगा, ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट भागने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स तो लग ही रहा है, खिंचाव फोर्स लग रहा है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, ये भागने लगेगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स F इज इक्वल टू ma, ठीक है। हमने फोर्स लगाया था ma, क्योंकि उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा था, उसके ऑपोजिट हमने कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स जो लगाया था ma मल्टीप्लाई बाय जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना हम खींच के लेके आए, वो होता है हमारा x, ma इंटू एक्स, जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी यहाँ से यहाँ का जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो जाएगा s। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई भी मान लो भी एग्जांपल ले लूँ, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे मानो कि स्प्रिंग पकड़ के रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये स्प्रिंग मैंने यहाँ पे पकड़ के रखी है, अब ये स्प्रिंग का दूसरा पॉइंट है, तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है। मैं जैसे जैसे खींच के लेके जाऊंगा, वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, उस पर अप्लाई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी है वो फोर्स के थ्रू कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। जैसे मैं छोड़ दूंगा, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम ही अगर हम एग्जांपल लेंगे अर्थ का, अर्थ जो है वो अपने पर कोई भी ऑब्जेक्ट पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स लगा रही है, ठीक है। मानो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअस लग ही रहा है। अब मैं इसको यहाँ से उठा के ऊपर की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है, मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे इसको थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये समझ आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो वर्क बहुत ही अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। वर्क अगर देखा जाए, आपके जो सिलेबस में जो है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है, वर्क की डेफिनेशन ऐसी दी जाएगी होगी कि जो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, यानी वो फोर्स लगाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं वर्क। वो सही भी है, कहीं मैं गलत मानता नहीं उसको, बट जो फोर्स की एक दूसरी डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँ तो वो हो सकती है चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कहीं भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, अगर कहीं भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, जैसे मेरी एनर्जी थी, बायोलॉजिकल एनर्जी मेरी कुछ थी, अगर मैंने किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, कार को धक्का दिया, तो मेरी बायोलॉजिकल एनर्जी वहाँ पे खर्च हो गई, यानी मेरी एनर्जी कहीं और चली गई। तो ये क्या हो गया, ये टाइप का वर्क हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहे तो ऊपर ये ले सकते हैं कि एक रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, नीचे डायरेक्शन में लग रहा था अपना ग्रेविटेशन फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, तो क्या हो गया था, उस पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी। उसकी जो नेचुरल जो फ्यूल एनर्जी है, जो हमारी केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, वो क्या कन्वर्ट हो रही थी, उसके
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ फोर्स एनर्जी बोल सके, क्योंकि उनको पता है एनर्जी कभी भी बन नहीं सकती, कहीं से भी क्रिएट नहीं हो सकती और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो अपना फॉर्म चेंज करती है। तो वो एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करे या जगह चेंज करे, मतलब चेंज इन एनर्जी अगर कहीं भी आ रहा है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी अगर पर्टिकुलर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें उसमें चेंज इन एनर्जी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क डन हो रखा है। उसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू ही हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। किसका? वर्क का। वर्क क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। क्या हम बोल सकते हैं? चेंज इन एनर्जी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, के फोर्स अप्लाई करने पर कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसको वर्क बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम डेफिनेशन ले रहे हैं चेंज इन एनर्जी। अब मानो कि यहाँ पे ये मार्कर पड़ गया, ठीक है, मार्कर को हमने उठा के यहाँ पे रखा कि x डिस्टेंस पे रखा, तो ये मार्कर पे क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgx। कितना आ रहा? mgx। मैं यहाँ पे g की जगह पे एक्सेलरेशन ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल स्टडीज की बात करें, जनरल हम फोर्स की बात करें, जनरल फोर्स में जी नहीं लेते, जनरल फोर्स में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू ए ही लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ पे रखा, तो मैंने कुछ फोर्स लगाया, एम ए जितना फोर्स लगाया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसकी क्या होगी? इसको मिला पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इसको छोड़ दूंगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 mv²। क्या हो जाएगी? 1/2 mv²। तो जितनी मैंने उस पे पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की, उतनी ही इक्वल अमाउंट में ही क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी बनेगी। यानी इस सभी चीज का अमाउंट तो क्या होगा? सेम ही होगा। इक्वेशन अलग अलग दिख रही होगी, पर जो अमाउंट है वो सेम ही होगा। और अगर चेंज हो रही है, क्या हो रही है? चेंज हो रही है एनर्जी, यानी कि मैंने एनर्जी इसको दी, इसने रिलीज कर दी, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसने काइनेटिक एनर्जी में रिलीज कर दी, यानी एनर्जी चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है? जितनी दी थी उतनी चेंज होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी दी, इसने रिलीज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके छोड़ दी, तो क्या हो गया? अब जब वापस यहाँ पे आया तो इसकी एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ पे था, इसकी एनर्जी जीरो थी, मैंने इसको मान लेते जीरो थी, असलियत में जीरो नहीं थी, मान लेते कि अगर इसकी एनर्जी जीरो थी, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो इसको मैंने इतनी एनर्जी दी, MAX जितनी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी दी। मैंने इसको जैसे ही छोड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसकी वैल्यू सेम ही है और इतनी ही एनर्जी क्या आ रही है? चेंज आ रही है। तो वर्क भी क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो कितना हो रहा है? MAX इज इक्वल टू 1/2 mv²। कोई भी इक्वेशन उठा लो, ठीक है, ये मैक्स नहीं है, ये मैक्स नहीं है, AMAD लिखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का D लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट का X नहीं लिखेंगे, फिर मैक्स हो जाएगा, तो फिर ये तो मैड हो गया। चलो छोड़ो। तो वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और इतना ही एनर्जी में चेंज आ रहा है। ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल ही है। और अगर इक्वल वैल्यू है तो ये इक्वेशन लो या ये इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू MA इंटू डी। अब हमने पढ़ा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या बोला था? फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको डिस्क्राइब करके हमको पता है F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू क्या होता है? MA, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। अब F जो है वो क्या है? वेक्टर प्रॉपर्टी है, D भी वेक्टर प्रॉपर्टी है। बट जो वर्क है, वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो एनर्जी भी क्या है? एनर्जी जो है वो ना तो स्केलर है, सॉरी, ना तो वेक्टर है, तो वो क्या है? स्केलर है। अगर एनर्जी जो है वो स्केलर है, एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो भी स्केलर है, तो वर्क क्या होगा? वो स्केलर ही होगा। तो हम इसका कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमको याद रखना है कि कोई भी वेक्टर प्रॉपर्टी है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या देता है? वेक्टर प्रॉपर्टी। क्या देता है? वेक्टर प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे हमको चाहिए स्केलर प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? डॉट प्रोडक्ट।
पर वो अभी नहीं चाहते हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब ये इसके थ्रू भी ला सकते थे हम, ये सेम चीज इसके थ्रू भी ला सकते थे। देखो W इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी पोटेंशियल फोर्स है, अगर वो चेंज हो रहा है नीचे की डायरेक्शन, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो हमारा जो वेलोसिटी v होगा वो तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/2 m v² माइनस v0² ले सकते हैं, ठीक है। v² माइनस v0² ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। या फिर हम यहाँ पे v² की जगह पे डेल्टा v² लिख सकते हैं, क्योंकि v जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, उसमें v² माइनस v0² की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 2AD। क्या होती है? 2AD, 1/2 m इंटू v² माइनस v0² की वैल्यू होती है 2AD। 2 कट हो जाएगा, वापस क्या हो गया, MAD, ये तो यही बन गया भाई। और इसके हम क्या निकाल सकते हैं, F इंटू डी, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब सब लोग क्या एग्जांपल देते हैं कि मानो कि मैंने यहाँ पे कार खड़ी रखी, ठीक है, मैं कार ऐसे लेके गया, घुमा के वापस यहीं पे आके खड़ी कर दी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वर्क भी जीरो होना चाहिए, बट बाय द डेफिनेशन चेंज इन एनर्जी इज वर्क। तो मेरी कार की एनर्जी में तो चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि मैं पहले 2 लीटर मेरी टंकी थी, मेरी जो फ्यूल एनर्जी थी वो मान लेते फ्यूल जो मेरा था वो 2 लीटर का था, अब 1 लीटर बचा है, ठीक है। तो मेरी कार में जो एनर्जी है वो तो चेंज होगी, ठीक है। पहले 2 लीटर एनर्जी थी, 2 लीटर फ्यूल एनर्जी थी, अब 1 लीटर फ्यूल एनर्जी बची है, यानी मेरी कार में एनर्जी का चेंज आया है, पर यहाँ पे तो वर्क डन जीरो हुआ है। ऐसा क्यों भाई? तो हमारी जो कार जो है, हमारी जो कार जो चल रही है वो इसलिए ना वर्क तो कर रही है, बट वर्क किसके खिलाफ कर रही है? वो फ्रिक्शन के खिलाफ कर रही है। वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा अपने आप को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वो वाला एग्जांपल आई थिंक लेना नहीं चाहिए कि कार यहाँ पे खड़ी थी, घुमा के लेके आए और यहाँ पे खड़े कर दिए, तो उसमें हम ये वाला एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए कि वहाँ पे आपका जो वर्क डन जो हो रहा है, वर्क जो होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स जो लग रहा है, आप जो फ्यूल एनर्जी खर्च कर रहे हो वो आप मूव करने, कार को आगे पीछे मूव करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप वो जो एनर्जी खर्च कर रहे हो वो फ्रिक्शन को रोकने के लिए खर्च कर रहे हो, आपकी कार पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको रोकने के लिए खर्च कर रहे हो, इसलिए। बट उसी की जगह पे मैं अगर ऐसा एग्जांपल ले लूँ जो जहाँ पे फ्रिक्शन हो ही ना, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, रॉकेट है, वो अगर आसमान में कहीं पे, स्पेस में कहीं पे जा रहा है, तो वो क्या करता है, अगर वो एक ही बार फिर फ्यूल खर्च करके अपने आप को धक्का दे देगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा, फिर उसको फोर्स ही अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितने देर तक उसने फोर्स अप्लाई किया उतना ही उसने वर्क किया, चेंज इन एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। कि मानो ये एग्जांपल लेके देखते हैं, मानो कि एक कार की जगह पे हम एग्जांपल लेते हैं स्पेस रॉकेट का, जहाँ पे वेलोसिटी, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शनलेस जगह होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी मान लेते हैं कि पहले जो रॉकेट जा रही थी वो v1 वेलोसिटी से जा रही थी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, v1² होगी। फिर उसने फोर्स अप्लाई किया, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो v2 वेलोसिटी से जाने लगी, यानी 1/2 mv², ठीक है। इन दोनों की एनर्जी में क्या आया, चेंज आया, और हमको पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो कितना चेंज आया भाई, 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2², ठीक है। अब माइनस कर लेते, m 1/2 m कॉमन निकाल लेते, v1² माइनस v2², ठीक है। इतना चेंज आ रहा है उसकी एनर्जी में, सॉरी, मतलब ये जो है यही क्या है, उसका क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। अब यहाँ पे भी आप ले सकते हो, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको लेना तो आप सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अगर लेना तो आप वो लेके वही प्रूव कर सकते, वही जो आया था वही आएगा, सेम फोर्स इन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ को क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो हमारा जो रॉकेट है वो तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इनफाइनाइट तक होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारा जो रॉकेट जा रहा है वो
फोर्स लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब हमारा जो वेलोसिटी जो हमारी v2 अचीव करनी थी, वो v2 अचीव करने के बाद उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और जब यूनिफॉर्म मोशन हो गया उसके बाद हमारा जो रॉकेट है उस पर फोर्स लग नहीं रहा है। जब तक फोर्स अप्लाई हो रहा था तब तक जो डिस्प्लेसमेंट किया वही होता है हमारा वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, उस पर एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, अब जब हमारी v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी तक जा रही है तभी उसी ड्यूरेशन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसी ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन होगा। जैसे उसने v2 वेलोसिटी अचीव कर ली उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, और उसके बाद फोर्स अगर जीरो हो जाएगी तो उसके बाद तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क कितना कर रहा है, वर्क इतना ही कर रहा है कि वो v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी अचीव करे, उतना ही रॉकेट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। उसके बाद तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना तो चेंज इन एनर्जी आ रहा है, ना चेंज वेलोसिटी में आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक यहाँ पे देखते हैं कि हमने एनर्जी देखी और एनर्जी के थ्रू हमने वर्क देखा। बाकी जो टेक्स्ट बुक में उल्टा है, उस टेक्स्ट बुक में वर्क के थ्रू हमको एनर्जी दिखने को मिलती है कि एनर्जी के डेफिनेशन भी ऐसी है कि एनर्जी इज स्ट्रेंथ टू डू सम वर्क, के वर्क करने के लिए जो स्ट्रेंथ लगती है उसको एनर्जी कहते हैं। बट यहाँ पे हमने कुछ अलग तरीके से हमने ये चैप्टर की शुरुआत की है। आगे हमारे पास बहुत सारी और एनर्जी की टाइप भी आएगी। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसकी हमने सबसे बड़ी जो दो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। किसी भी आप अगर मैकेनिकल सिस्टम स्टडी करोगे, कोई भी ऐसी सिस्टम जिसमें मैकेनिकल फोर्स लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर स्प्रिंग फोर्स वगैरह, टेंशन वगैरह, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने बेस प्रिपेयर किया ऐसा कह सकते हैं, और वर्क सीखा। और एक चीज़ है कि डॉट प्रोडक्ट हमारा जो रह गया है, हाँ, ये वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर मान लेते हैं, और ये दूसरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, फोर्स के ऊपर जो उसका कंपोनेंट आता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही होगा, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। अब ये कंपोनेंट क्या होता है भाई, ये कंपोनेंट हमको पता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डी कोस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी इसका जो स्केलर जो होता है, एफ का स्केलर और डी का स्केलर इन मल्टीप्लाई में कोस थीटा। उल्टा भी ले सकते हैं, एफ कोस थीटा भी हम ले सकते हैं, यानी कि डी एफ कोस थीटा भी हम लिख सकते हैं। डी कोस थीटा की जगह पे हम एफ कोस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल ले लूँ कि ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ए का स्केलर बी का स्केलर, यानी ए का मोड बी का मोड, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। ये वैल्यू मिल जाती है हमको डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, और अगर यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है मेजोरिटली। ठीक है, बट बहुत रेयर होता है कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन में भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल, एक और नई चीज़ सीख ली है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रॉपर्टी का एक डॉट प्रोडक्ट सीखा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक आएगा, बट यहाँ पर अभी रखते हैं। ठीक है, तो हमने आज वर्क भी सीखा एक नए तरीके से टेक्स्ट बुक के अलावा। ठीक है, तो अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।